हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स, इससे पहले के सारे लेक्चर्स में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का जो नेक्स्ट पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया है, तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर जो इस सीरीज़ में अपलोड हो चुके हैं आप उसको देख के आइए। वहाँ पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उधर हम RS नोमेनक्लेचर एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स एंड उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, उन सबका डिस्कशन अच्छे से हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो आज से हम स्टार्ट करते हैं जो आपका कॉन्फिगरेशनल एनालिसिस है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या था जब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी किया था तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ये देखा था कि वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या था? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी, जिस डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही थी वही क्या था, वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता था। ओके, यहाँ पर देखिए हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन्स जो डिफरेंस आएगा आपका आइसोमर्स में, किस में आएगा? ज्योमेट्री में डिफरेंस आएगा। ज्योमेट्री में डिफरेंस, देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, हम स्टडी करेंगे अरेंजमेंट्स की। जो आपके जैसे आप सपोज कार्बन ले तो कार्बन से जो ग्रुप्स अटैच है वो किस मैनर में अटैच है, वो किस ज्योमेट्री में अटैच है, हम उसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से आती है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके आई थी कैसे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी से। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है वो होती है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो आपको ये फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जैसे आपके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज हुई थी कहाँ से, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है, इट इज अराइज फ्रॉम रेस्ट्रिक्ट रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी भी फ्रेंड्स उन कंपाउंड में करेंगे जिनमें आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, सो इट इज अराइज फ्रॉम रेस्ट्रिक्ट रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो अब आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कंपाउंड जिनमें जो रोटेशन होता है रिस्ट्रिक्ट होता है वो क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि वो कंपाउंड जिनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, वो क्या है? आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी उसमें हमने कहा था कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। सो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। हालांकि ये भी कायरल होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मेन डिफरेंस होता है, दे ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन रोटेट PPL बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कांट रोटेट PPL। एंड हमने बोला कि ये कायरल होते फिर भी। तो देखिए कायरलिटी की बात जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टडी कर रहे थे हमने कहा था कि कायरलिटी किसी भी एक सेंटर का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप आइसोमेरिज्म स्टडी करते, कायरलिटी एक पूरे मॉलिक्यूल की देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कायरलिटी होने के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी फ्रेंड्स कि आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर अगर होते तो वो क्या होगा? कायरल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? कार्बन के अराउंड। ये जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं? ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इतना आई होप आपको समझ आया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे आती है आपकी? रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या रोटेट
नहीं करते। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स। जो अब हम इनके टाइप्स की स्टडी करते हैं, सो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए मेनली दो टाइप्स के कंपाउंड में स्टडी की जाती है। एक तो होती है आपके एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट होता है आपके साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक दो टाइप्स के कंपाउंड की स्टडी करते हैं हम। एसाइक्लिक में देखिए जो मेन होता है आपके प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंस रखता है। जिन एसाइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी आज के लेक्चर में मेनली डिस्कस करेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। ओके, सो देखते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अगर आप एग्जाम्पल लें एसाइक्लिक कंपाउंड्स के, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए एल्कीन, बिना किसी डाउट के। एल्कीन के बाद आपके आते हैं ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स के बाद आते हैं आपके एजो कंपाउंड्स। इनमें भी क्या होता है आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं अब इनको साथ में लेते हुए चलते हैं। देखिए बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की जब हम बात करें तो इनमें क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑक्साइम्स की बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। एंड एजो कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब देखिए एसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म या हम बोलते हैं ई जेड या हम बोलते हैं सिन एंटी। ये तीन नाम होते हैं फ्रेंड्स, सिस ट्रांस, ई जेड, सिन एंटी आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के अदर नेम्स हैं। सिस ट्रांस जो है हम ओल्ड टाइम में यूज़ करते थे, ये है न्यू वन। दोनों जो दोनों आपके ई जेड एंड सिन एंटी सिस्टम से ये न्यू एरा में यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी सिस ट्रांस के होते हुए भी। ओके फ्रेंड, देखिए नाउ हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लिए जो मस्ट कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो क्या होती है फ्रेंड्स, टू ग्रुप्स should be different at each olefinic carbon। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट मीन्स हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिए ओलिफिनिक कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन ओलिफिनिक कार्बन होता है आपके। बात करते हैं हम इस तरह से, ये रहे, ये आपके दो कार्बन है ओलिफिनिक। ओके, अब देखिए ऊपर जो हमने लाइन लिखी है क्या बोला है, टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट एट ईच ओलिफिनिक कार्बन। मीन्स आपको पता है ओलिफिनिक कार्बन के पास दो वैलेंसीज फ्री होती है, क्योंकि दो तो क्या है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देता है, दो वैलेंसीज इसके पास फ्री है। तो देखिए अगर आपके पास ये दोनों जो वैलेंसीज है एंड इसकी दोनों वैलेंसीज है, सपोज हम बोलते ए बी दो कंपाउंड इससे अटैच है। अगर सपोज इसके कार्बन के पास दोनों ए जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पर दोनों बी जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट एट ईच ओलिफिनिक कार्बन। यहाँ पे देखिए ईच ओलिफिनिक कार्बन से जो अटैच ग्रुप है सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अगर आप लेते हैं एक ओलिफिनिक कार्बन एंड अगेन आप ग्रुप्स लेते हैं, अब की बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप लेते हैं।
देखिए एक ग्रुप तो है ए एंड एक ग्रुप है आपका बी। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन फॉलो हो गई, शुड बी डिफरेंट। इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बात करी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से सिस ट्रांस EZ। सिस ट्रांस ओल्ड टाइम में यूज़ किया जाता है। देखिए ये जो कंपाउंड होता है ना फ्रेंड्स आपके, जहाँ पे देखिए एक कार्बन से तो अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो ग्रुप्स एक कार्बन से अटैच है वो ही ग्रुप दूसरे कार्बन से भी अटैच है, यानी दोनों पे सेम ग्रुप्स अटैच है। हालांकि एक पर डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन दोनों के है दोनों सेम ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्या सिस ट्रांस ईजिली अप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ से सिस ट्रांस देखते हैं। तो सिस ट्रांस की कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट एट ईच ऑलिफिनिक कार्बन, ओके, लेकिन जो आपके दोनों ग्रुप दोनों कार्बन के ग्रुप से वो क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, तब वहाँ पर सिस ट्रांस आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप बड़ा है। हर कार्बन के दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करो, ठीक है, कौन सा ग्रुप बड़ा होगा, किसकी हायर प्रायोरिटी आएगी। अब वो देखेंगे हम जिसमें ज़्यादा एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड अटैच होगा या एटॉमिक वेट वाला अटैच होगा एटम, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तरफ कार्बन है एक तरफ नाइट्रोजन है, सपोज ए है कार्बन बी है नाइट्रोजन, तो अपने आप आपको पता है कि नाइट्रोजन इज मोर प्रायर देन कार्बन बिकॉज उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन है नाइट्रोजन है, इस तरह से हम समझते हैं। सो देखिए अगर आपके सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं दोनों ऑलिफिनिक कार्बन के, जैसे यहाँ पर आप देखिए जो ग्रीन से मैंने आपको बनाया है ए, अगर ये आपके ए जो है ये क्या है आपके सेम साइड है, देखिए दोनों ऊपर की साइड है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। एक तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑलिफिनिक स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में होती है। यहाँ पर 3D की बात नहीं करेंगे हम, सारी बात प्लेन में करेंगे, ओके। सो देखिए ये दोनों ए क्या है, सेम साइड है। अगर ये दोनों वैलेंसीज आपकी हायर प्रायोरिटी वाली सेम साइड होती है ऑलिफिनिक कार्बन में, तब वो क्या होता है आपका सिस। सिस मीन्स सेम साइड, ओके। नाउ अब हम देखते हैं दूसरी इसकी कंडीशन। ये अभी हमने ऑलिफिनिक कार्बन ड्रॉ किया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया फ्रेंड्स, अपोजिट हो गए जो आपके दोनों ग्रुप्स थे। यहां पर दोनों ए सेम साइड थे, बी एंड बी सेम साइड थे। यहां पर अब देखिए ए एंड ए अपोजिट साइड हो गए, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड। जो इस तरह से अरेंजमेंट होता है अपोजिट अरेंजमेंट, ये क्या होता है आपका ट्रांस। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया फ्रेंड्स सिस एंड ट्रांस किस तरह से शो होंगे। ये है कंडीशन, बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी, टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट एट ईच ऑलिफिनिक कार्बन। एंड अब जब ये कंडीशन मिल गई तो आप चेक कर लीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर पर, अगर दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ गए तो सिस, अपोजिट आ गए तो ट्रांस, ओके। तो अब देखिए यहाँ से हम आगे चलते। अभी हमने बात करी सिस ट्रांस की, उसमें हमने देखा कि दोनों ग्रुप सेम है, दोनों कार्बन से, हालांकि एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स तो अलग अलग है, लेकिन जो ग्रुप्स इस कार्बन से अटैच है वही ग्रुप्स इस कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर तो क्या सिस ट्रांस हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके दोनों कार्बन से जो ग्रुप्स है इसके अलग ग्रुप्स हो और इसके भी अलग ग्रुप्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे इस कार्बन से ए भी अटैच है, तो इस कार्बन से ए बी अटैच ना होकर कोई अलग ही सी या डी अटैच हो जाए, मीन्स वो दोनों भी अलग ग्रुप हो, तब इस कंडीशन में क्या होता है सिस ट्रांस को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ही ओवरकम करने के लिए मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में EZ नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम EZ नॉमेनक्लेचर जो आज के टाइम में फॉलो होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया जाता है एंड उससे लगभग हर तरह के कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम EZ
नॉमेनक्लेचर। देखिए EZ नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं। ये सिस ट्रांस से किस तरह से डिफरेंट है? सिस ट्रांस में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑलिफिनिक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों कार्बन के क्या होते हैं, जो ग्रुप से सेम होते हैं। यहाँ पर क्या है, इफ ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन वी यूज EZ नॉमेनक्लेचर। देखिए ई जो होता है वर्ड आपका आता है एंटीजन, एक वर्ड होता है आपका, इसका मीनिंग होता है ऑपोजिट, एंड Z इज फॉर जुसामेन। ये होता है आपके टुगेदर। समझते कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही सिंपल ABCD करके, एक हमने ऑलिफिनिक कार्बन बनाए, उसके हमने 4 ग्रुप्स लिए। यहाँ पर A अटैच है, यहाँ पर B अटैच है, यहाँ पर C अटैच है, यहाँ पर D अटैच है। अब इस टाइप के कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ये है आपके चारों ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए हम इसमें किस तरह से डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने CIP रूल पढ़ा था, सो हियर वी ऑल्सो अप्लाई CIP रूल, कॉल इंगोल पिरलॉग रूल। अगर आपको याद हो तो CIP रूल किसके लिए था? प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। जो ऑप्टिकल RS नॉमेनक्लेचर हमने देखे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसमें क्या था, प्रायोरिटी ऑर्डर जब आपको डिसाइड करना हो किसको नंबर 1 किसको नंबर 2 देंगे, उसके लिए हम क्या करते थे, CIP रूल डिसाइड करते थे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, CIP रूल डिसाइड करेगा एक कार्बन के दोनों सब्सटीट्यूएंट में किसको आप नंबर 1 दे, किसको आप नंबर 2 दे। सेम रूल अप्लाई होंगे फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना हायर एटॉमिक नंबर वाला जो होगा उसको आप क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। एंड अगर आपके पास हायर आइसोटोप है तो उसको आप क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। अगर आपके पास लोन पेयर है तो उसको लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। सारे रूल सेम रहेंगे CIP वाले जो हमने ऑप्टिकल में, वही रूल्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जब वो रूल आप अप्लाई करेंगे एक कार्बन के सब्सटीट्यूएंट्स पर दोनों पर, तो आपको पता लगेगा कि आप ये देखेंगे कि एक को आप दे पाएंगे नंबर 1, एक को आप दे पाएंगे नंबर 2। इसी तरह दूसरे वाले अपोजिट कार्बन जो इसके सामने वाला अटैच कार्बन है, उसके भी सब्सटीट्यूएंट्स में एक को आप दे पाएंगे नंबर 1 और एक को आप दे पाएंगे नंबर 2। समझ आ गया इतना? अब आपने नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अगर आपके नंबर 1 है नंबर 1 सेम साइड है, टुगेदर है, तब वो क्या होगा, Z। सिंपली अगर नंबर 1 है नंबर 1 सेम साइड है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 and 1 सेम साइड, या आप 2 and 2 को देख लीजिए, एक ही बात है, 2 and 2 सेम साइड, तब वो क्या होगा, Z मीन्स टुगेदर। ओके। एंड अगर नंबर 1 एंड नंबर 1 अपोजिट है, तब वो क्या हो जाएगा, E। फिर से समझते, आपने CIP रूल लगाकर एक ही कार्बन के दोनों सब्सटीट्यूएंट्स को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करा, नंबर 1 नंबर 2 दिया। एंड जैसे आपको पता लगा नंबर 1 एंड नंबर 2, आप ये देख लेंगे कि दोनों ऑलिफिनिक कार्बन के जो हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले हैं वो सेम साइड है, अपोजिट साइड है। अगर नंबर 1 वाले सेम साइड आए तो Z, तो मीन्स जुसामेन टुगेदर, एंड अगर अपोजिट साइड है तो E। ठीक है, तो जैसे इसका ये क्या बनाया हमने, अब ये सेम साइड है तो ये हो गया आपका क्या, Z आइसोमर। इसी का अगर आप अपोजिट ड्रॉ कर दें, तो देखिए नंबर 1 एंड नंबर 1 अपोजिट आ गए, इसी तरह नंबर 2 एंड नंबर 2 अपोजिट चलेगा, तो ये क्या हो गया आपका E। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि सिस ट्रांस में भी तो यही था, हायर प्रायोरिटी वालों को सेम साइड थे तो वो सिस था, एंड यहाँ पर ये भी सेम साइड है तो इसको Z, तो क्यों ना हम सिस को Z बोल दें, ट्रांस को E बोल दें। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी देखी थी कि DL, RS प्लस माइनस का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, सब आपस में अलग अलग बातें थी। प्लस माइनस ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रही थी, DL, RS नॉमेनक्लेचर बता रहे थे। आप देखकर किसी को नहीं बता सकते थे कि ये R होगा तो प्लस ही होगा, S होगा तो माइनस ही होगा। उसके लिए आपको पोलरीमीटर यूज़ करना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ये अपने मन से नहीं बना सकते कि Z का मतलब वो क्या होगा, सिस होगा, या E का मतलब ट्रांस होगा। ये गलत है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता सिस ट्रांस या EZ में आपस में। Z की जितनी प्रोबेबिलिटी सिस होने की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी ट्रांस होने की भी हो सकती है। इसी तरह E की जितनी प्रोबेबिलिटी सिस होने की हो सकती है उतनी प्रोबेबिलिटी ट्रांस होने की भी हो सकती है। तो बस आप ये ध्यान रखना कि EZ हालांकि आपके सिस ट्रांस में भी अप्लाई हो सकता है, नो डाउट, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली ऐसे सिस्टम्स के लिए दिया गया है जहाँ पर चारों सब्सटीट्यूएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? ओके, सो ये है आपका EZ नॉमेनक्लेचर। अब चलिए हम सिस ट्रांस एंड EZ के कुछ कंबाइंड एग्जांपल्स करके देखते हैं, उसमें आपको ये और बात क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर सिस ट्रांस यूज़ करते हैं, कहाँ पर EZ यूज़ कर सकते हैं, एंड कैसे ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं होते। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके कुछ कंपाउंड्स, हमको ये फाइंड करना है ये सिस ट्रांस है या EZ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम साथ साथ फाइंड करते जाएंगे, सबका सिस या ट्रांस भी फाइंड करेंगे, E या Z भी फाइंड करेंगे। मैंने देखिए सबका एक ही आइसोमर बनाया है। आप अगर अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको एक का कराया, उसके बाद 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, उसका दूसरा बना के भी देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होगा। अब देखिए सबसे पहले ये होता है आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको सिमिलरली बिना डाउट के दिख रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये तो क्या हो गया आपका सिस तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये E होगा या Z। तो देखिए यहाँ पर जो इन दोनों ग्रुप्स में हायर प्रायोरिटी CH3 की आएगी, तो नंबर 1 इसको दिया CH3 को, यहाँ पर CH और H में नंबर 1 इसको दिया, एंड नंबर वन सेम साइड है टुगेदर, तो क्या हो गया आपका Z जूसामिन। सिंपली सिस है, Z है इसका ये वाला आइसोमर। अब देखिए इसका आप अपोजिट बना के देख लीजिएगा तो वो आएगा ट्रांस एंड E। ओके, अब इसी तरह ये देखिए ये होता है आपका मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड में भी देखिए आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड दिख रहा है, COH सेम साइड है, सिमिलरली सिस है ये। अब है E या Z, तो देखिए COH ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 इसको, यहाँ पर भी नंबर 1 इसको, 1 and 1 टुगेदर, डेट इज Z जूसामिन। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट वाला होता है आपका स्टिल्बिन। स्टिल्बिन में देखिए क्या है, सिमिलरली हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, फिनाइल फिनाइल ग्रुप सेम साइड, तो नो डाउट यहाँ पर भी ये क्या होगा आपका सिस, एंड E होगा या Z, तो नंबर 1 C6H5 नंबर 1 C6H5 टुगेदर है, तो क्या होगा Z। तो अब तक देखिए हम क्या देख रहे हैं कि सिस वाले क्या निकल के आ रहे हैं, Z निकल के आ रहे हैं। अब देखिए अगले कंपाउंड्स में, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको ये रिलेशन नहीं बनाना कि सिस होगा तो Z ही होगा एंड ट्रांस होगा तो E ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे सिस या ट्रांस देखें तो आपको यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये क्या अपोजिट साइड है। अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड होते हैं तो वही क्या हो जाता है आपके ट्रांस हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका ट्रांस है। लेकिन अब E है या Z वो देखिए, यहाँ पर देखिए मिथाइल एंड हाइड्रोजन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मिथाइल को मिलेगी। इसी तरह फिनाइल या मिथाइल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फिनाइल को मिलेगी। तो बिकॉज ऑफ ये ट्रांस है लेकिन फिर भी क्या नंबर 1 एंड नंबर 1 सेम साइड है, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी Z होगा, यानी टुगेदर जूसामिन वाला। इसी तरह इस वाले में भी देखिए आप, यहाँ पर देखिए अगर आप देखिए क्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो गए, सिस हो गए। लेकिन अब ये देखिए E होगा या Z होगा, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन में से प्रायोरिटी किसको मिली, क्लोरीन को। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से प्रायोरिटी किसको मिली, ब्रोमीन को। तो ये क्या हो गया आपका E आइसोमर। तो बिकॉज ऑफ देखिए सिस Z है, यहाँ पर सिस E हो गया, तो ट्रांस Z है लेकिन यहाँ पर सिस Z, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना कि सिस Z या ट्रांस E आपस में कोई कोरिलेशन नहीं रखते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे मैंने यहाँ पर केवल एक आइसोमर बना के बताया, आप सबके ड्रॉ करके देखिए एंड आपको नो डाउट ईजिली ड्रॉ करना आ जाएगा। जैसे इसका ट्रांस है तो इसका सिस भी बना लेंगे आप, तो Z अपने आप क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। हाँ बस ये बात फिक्स है कि जैसे एक सिस Z है तो दूसरा ट्रांस E होगा, ये बहुत सही है। यहाँ पर ट्रांस Z है तो इसका जो सिस होगा वो E ही होगा। इसी तरह यहाँ पर सिस Z है तो इसका जो ट्रांस होगा वो E होगा, ये जरूर फिक्स है। लेकिन पहले से आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो ट्रांस है तो Z ही है, या आपको उसको ड्रॉ करके देखना ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले कंपाउंड में क्या, आप इस वाले कार्बन की देखिए,
ये वाले कार्बन के अराउंड, ये डबल बॉन्ड के अराउंड आपको फाइंड करना है सिस ट्रांस एंड इजेड। तो देखिए इस वाले कार्बन में आप देखेंगे तो ये इथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? ऑब्वियसली इथाइल को मिलती है। C2H5 ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है CH3 से। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करना इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन के ये वाले। अब देखिए ये ग्रुप बड़ा होगा, ये ग्रुप, तो ये वाले ग्रुप से देखिए एक कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन देखिए ये सेकेंडरी कार्बन, इससे 2 कार्बन अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन की प्रायोरिटी प्राइमरी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर 1 किसको देंगे? हम इसको देंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं? अब तो देखिए बड़ा ग्रुप भी देखें यहाँ पर देखें तो नंबर वन कहाँ है? अपोजिट साइड होंगे। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पर आप सिर्फ EZ ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्योंकि देखिए सिस ट्रांस के लिए तो आपको पता है कि ग्रुप सेम होने चाहिए आपके, कोई ना कोई दोनों कार्बन पे। इन सब में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सेम आ रहा था, यहाँ पे मिथाइल सेम आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, वहाँ पर C6H5, लेकिन यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो जहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं वहाँ ओनली EZ नॉमेनक्लेचर आता है, सिस ट्रांस नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 and 1 अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? E आइसोमर हो जाएगा। इसका आप वो भी बना के देख लीजिएगा, Z भी। तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो किससे रिलेटेड है? आपके सिस ट्रांस है EZ से। चलिए अब कुछ हम और इसके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, EZ के बाद हम बात करते हैं सिन एंड एंटी की। EZ समझ आ गया आपको, सिस ट्रांस समझ आ गया। सिन एंटी कहाँ यूज होता है आपके? एक तो ऑक्साइम्स में एंड एक होते हैं आपके एजो कंपाउंड्स इनमें। देखिए ऑक्साइम्स क्या होते हैं? ऑक्साइम्स होते हैं कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है एंड इससे क्या है? OH ग्रुप अटैच होता है नाइट्रोजन से, यहाँ पर लोन पे है। ये होता है ऑक्साइम्स, इसमें कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री। ओके, अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों वैलेंसीज में एक पर हाइड्रोजन है, एक पर एल्किल ग्रुप है एंड ये ऑक्साइम प्रेजेंट है। तो देखिए आप जानते हैं इस तरह के ग्रुप किस में होते हैं? एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो, जहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक से एल्किल ग्रुप अटैच होता है। इनको हम बोलते हैं एल्ड ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड से रिलेट होते हैं इसलिए एल्ड ऑक्साइम। समझ आ गया फ्रेंड्स? एंड अगर यहाँ पर दोनों ग्रुप्स एल्किल हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कीटोक्साइम, क्योंकि ये कीटोन से रिजेम्बलेंस रखते हैं। सो एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम समझ आ गया फ्रेंड्स? एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप एल्डोक्साइम, एक दोनों एल्किल ग्रुप एंड, तो यहाँ पर क्या हो गए? कीटोक्साइम हो गए। अब देखिए इनमें हम सिन और एंटी कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स एल्डोक्साइम में किस तरह से डिसाइड होता है। इन एल्डोक्साइम्स अगर आपके हाइड्रोजन एंड लोन OH ग्रुप, सॉरी हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप सेम साइड होते हैं तब वो क्या होता है? सिन। एंड अगर हाइड्रोजन और OH ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो वो क्या होते हैं? एंटी। समझिए कैसे? C डबल बॉन्ड एंड OH, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे। अगर ये H और ये R, तो देखिए H एंड OH सेम साइड है, ये क्या हो गया? सिन। एंड अगर आपके HOH हो गया अपोजिट, तो ये क्या हो गया? एंटी। समझ आ गया फ्रेंड्स किस तरह से सिन एंटी होगा? H एंड OH को आप ध्यान रखिए, ये H ये OH, ये दोनों सेम साइड तो सिन, एंड अगर ये H एंड OH अपोजिट साइड तो क्या हो गए? एंटी। इसी तरह से कीटोक्साइम्स में समझिए, कीटोक्साइम्स में अलग रूल है। देखिए फ्रेंड्स कीटोक्साइम में आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? ये जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं इनकी प्रायोरिटी,
जैसे आप अभी वहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 डिसाइड कर रहे थे ना ईजेड में, वैसे ही आप क्या करेंगे कीटोक्साइम में भी इन एल्किल ग्रुप्स में डिसाइड करेंगे, हायर प्रायोरिटी वाला लोअर प्रायोरिटी वाला। अब देख सपोज अगर हायर प्रायोरिटी वाला एल्किल ग्रुप एंड यहाँ पर OH ग्रुप सेम साइड आ जाए, तब तो वो क्या होंगे आपके सिन। एंड अगर हायर प्रायोरिटी वाला एल्किल ग्रुप एंड OH ग्रुप सेम साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे एंटी। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लिया ये ग्रुप, सपोज ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, प्रायोरिटी आपने दे दी। अगर नंबर 1 वाला हायर प्रायोरिटी वाला इसलिए नंबर 1 दिया उसको, तो हमने बोला नंबर 1 एंड OH एल्किल ग्रुप जो है नंबर 1 एंड OH सेम साइड है, तब वो क्या हो गए सिन। सिम इसी का अपोजिट क्या होगा, अगर नंबर 1 वाला एल्किल ग्रुप एंड OH अपोजिट साइड हो गए तो वो क्या हो जाएंगे एंटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके ऑक्साइम्स का सीन। एल्डोक्साइम्स में समझ आ गया, हाइड्रोजन OH को देख लेना है, कीटोक्साइम्स में समझ आ जाएगा, हायर प्रायोरिटी वाला एल्किल ग्रुप एंड OH की पोजीशन देख लेनी है। जब दोनों अपोजिट हो गए तो एंटी, दोनों सेम साइड हो गए तो सिन। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ऑक्साइम्स के बाद जो नेक्स्ट आता है आपके सिन एंटी, वो आता है एजो कंपाउंड्स में। एजो कंपाउंड्स में देखिए क्या होता है, आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड दोनों नाइट्रोजन से क्या है एक वैलेंसी से तो कोई ग्रुप्स अटैच होता है एंड एक तरफ क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर हम सिंपली किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए एजो कंपाउंड्स की हम बात करें तो एजो कंपाउंड्स में ये सीन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक वैलेंसी पे कोई ग्रुप अटैच होता है एंड एक तरफ क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये हमने कंडीशन बनाई। यहाँ पर सिन एंटी कौन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, देखिए ये ग्रुप्स तो कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिन एंटी कौन डिसाइड करेंगे आपके लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर सेम साइड है तो क्या होगा सिन, अगर ये लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी। तो सिन मीन्स लोन पेयर सेम साइड। देखिए किस तरह से, ये तो कुछ भी वैलेंसी, ये हो गए आपके सिन, प्लेनर स्ट्रक्चर ही है। और एंटी का मीन्स लोन पेयर अपोजिट साइड। लोन पेयर अपोजिट साइड, ये रहे, ये हो गए आपके एंटी। ओके, तो ये है आपका सिन एंटी नॉमेनक्लेचर इन एजो कंपाउंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सिन एंटी इन कंपाउंड्स में ऑक्साइम्स एंड जो एजो कंपाउंड्स है उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह ईजेड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर दोनों सेम हो तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक कार्बन की दोनों से डिफरेंट हो लेकिन दोनों कार्बन्स की सेम हो। और अगर आपके इस तरह की कंडीशन है कि एक कार्बन की दोनों वैलेंसीज तो डिफरेंट है लेकिन जो एडजेसेंट कार्बन है ओलिफिनिक उनकी वो दोनों सेम है, एक पे जो वैलेंसीज है दूसरे पर भी वही दोनों है, तब वहाँ पर सिस ट्रांस ईजिली यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इनमें हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये पूरा हो चुका है आपका सिस ट्रांस इजेड एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, लेकिन इनमें हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि वहाँ पर जैसे इसको हम एक तरह से एक्सेप्शंस की फॉर्म में देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा कुछ 2-3 एक्सेप्शंस है। ये वाला तो जो हम अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो तो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन बाद में ऐसे कुछ मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा जो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएंगे। मतलब वहाँ पर ये रूल्स क्या हो रहे हैं स्लाइटली वॉयलेट होंगे जो हम इजेड या सिस ट्रांस के लिए हमने जो रूल्स बनाए। देखिए एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ,
एक कंडीशन हम क्या देखते हैं, एक ऐसा कंपाउंड देखते हैं जिसमें क्या है आपके एक डबल बॉन्ड भी यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन भी प्रेजेंट हो। एक कंडीशन जैसे इफ कंपाउंड हैव डबल बॉन्ड एज वेल एज एसिमेट्रिक कार्बन, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इस तरह के कंपाउंड का। किस तरह से, एक कार्बन एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, एक तरफ सपोज इसके ग्रुप्स अटैच है CH3, एक तरफ है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है जिससे देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है, एक C3H7 अटैच है एंड एक अटैच है आपके CH3। ये तो ये इस कंपाउंड का एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड एज वेल एज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। तो फ्रेंड्स आपको पता है डबल बॉन्ड क्या शो करेगा, सिस ट्रांस या EZ, एंड एसिमेट्रिक कार्बन क्या शो करता है आपके इनेंशियोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपके सिंगल कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये आपको पता है। तो देखिए इस तरह के कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन पढ़ी थी कि केवल 2 ही आइसोमर बनते हैं एक कंपाउंड के, या तो सिस ट्रांस होगा, EZ होगा, सिन एंटी होगा। लेकिन अगर इस तरह की आपको कोई कंडीशन मिलती है, एक डबल बॉन्ड भी एक एसिमेट्रिक कार्बन भी, तो उस तरह के कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर 4, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर 4। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हम कंफ्यूज होते हैं, हम केवल इसका सिस ट्रांस बना के छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 ये रहा, नंबर 1 ये रहा, हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, तो ये सिस भी है आपके, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, Z बोल सकते हैं, हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। अब देखिए सिस Z होने के साथ साथ क्या होंगे, आपको पता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो एक तो होगा सिस Z के साथ D, या D को हम बोलते हैं प्लस रोटेशन वाला, स्मॉल d, ओके, एंड या आपके एक होगा ट्रांस E के साथ L या माइनस। वापिस से देखिए, नहीं समझ आया तो सिस ट्रांस किससे है, इन डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्ट रोटेशन से। अब एक ये कंडीशन है तो इसका क्या होगा, एक ये वाला क्या शो करेगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड इसी तरह से ये इसी का सॉरी मैंने आपको गलत, इसी का सिस का भी क्या होगा, सिस या Z का L, इसी का ये क्या होगा, एक बार D होगा, एक बार क्या होगा, L होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया 2। अब इसी का क्या बनाते, ट्रांस, तो ट्रांस क्या होगा, इसका E होगा। अब ये ट्रांस E एक बार तो होगा D या प्लस, एंड ये ट्रांस या E एक बार क्या होगा, L या माइनस। समझ आ गया। सिस तो आया आपके डबल बॉन्ड से, तो सिस आप डबल बॉन्ड का ऐसा का ऐसा रखिए, फिर आप चेक करेंगे या एक बार ये होगा D, एक बार होगा L, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, कायरल कार्बन है। इसी तरह ये वाला एक आप ट्रांस कर दीजिए, उसमें भी ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कायरल सेंटर एक बार D एक बार L, तो 2 ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 4 हो गए। तो 2 तो इससे आएंगे, 2 इसके होंगे। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या, ये एक ऐसा टिपिकल एग्जांपल है आपका जिसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 4 आ रहे हैं। अब चलिए हम जो एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे उनको देखते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, एक्सेप्शन की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो सिस ट्रांस EZ या सिन एंटी आइसोमेरिज्म है, ये केवल क्या है, कार्बन कार्बन रिस्ट्रिक्ट रोटेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हम ऐसे एक्सेप्शंस लेते हैं, देखिए अपोजिट बिल्कुल। एक हम एग्जांपल लेंगे जहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। एंड एक हम ऐसा वो लेंगे एग्जांपल जहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या है, ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अलग अलग तरह से देखते हैं। देखिए फर्स्ट हम एक्सेप्शन लेते हैं, एक ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ पर क्या है, आपके पास
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एटम्स के बीच में, लेकिन फिर भी क्या है वहाँ पर रोटेशन इतना कम होता है उन दोनों के बीच में कि वो एज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने की वजह से क्या उनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की जैसे कैरेक्टर मिलते हैं। मतलब हम उनका क्या सिस और ट्रांस आइसोमर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है इनका वो होता है, देखिए एन मिथाइल, इसका नाम है आपका एन मिथाइल एन बेंजाइल थायोमेसिटिलाइड। थायोमेसिटिलाइड, थायोमेसिटिलाइड। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, यहाँ पर आपका क्या है फ्रेंड्स, जो इसका फॉर्मूला मैं आपको बनाऊंगा, इसमें क्या होता है, कार्बन से अटैच होता है एक एरिल, सी डबल बॉन्ड एस प्रेजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन से देखिए एक तो ग्रुप होता है एन मिथाइल एन, एक होता है आपके एन बेंजाइल। ये है कंपाउंड पूरा एन मिथाइल एन बेंजाइल थायोमेसिटिलाइड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इसमें रोटेशन इतना कम होता है कि आप इसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर सेपरेट कर सकते हैं। सिस ट्रांस या सॉरी हम इसको बोलते हैं ई जेड, और ई जेड यहाँ पर शो होगी। देखिए किस तरह से, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो नंबर 1 बिना डाउट के सल्फर को मिलेगा, नंबर 1 यहाँ पर क्या मिलेगा, बेंजाइल को मिल जाएगा। नंबर 1 के अपोजिट साइड है, ये क्या हो गया आपका अपोजिट यानी ई एंटीजन, ठीक है। एंड अगर इसी का आप दूसरा आइसोमर ड्रॉ करें, नंबर 1 है, नंबर 1 कहाँ है, सेम साइड, ये हो गया आपका Z, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसका जो रीज़न होता है, जो हम इसका रीज़न की बात करते हैं वो होता है आपका रेजोनेंस। क्या रीज़न है वो हम बात कर रहे हैं। देखिए रेजोनेंस किस तरह से फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ई सपोज इसका ड्रॉ करते हैं ई आइसोमर, ये हमने ड्रॉ कर लिया ई। फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में। इस वजह से क्या होता है, जो ये कार्बन सल्फर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आपके सल्फर पर। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। इस वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पर तो आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड सल्फर पर क्या आ रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से जो ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन होना चाहिए था, इसमें क्या आ जाती है, रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कुछ हद तक। एंड इस रेस्ट्रिक्शन आने की वजह से क्या होता है, हम इसके दो आइसोमर्स को इजीली देख सकते हैं। जैसे अगर ई में रेस्ट्रिक्शन आनी तो नंबर वन क्या रह जाते हैं, कुछ हद तक अपोजिट साइड रह जाते हैं। एंड अगर जेड वाले में रेस्ट्रिक्शन आएगी तो नंबर वन कुछ हद तक कहाँ रह जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, सेम साइड हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ई, एंड ये क्या हो गया आपका जेड। समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो समझ आ गया आपको ई एंड जेड में किस तरह से तो सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या हम इसमें देख सकते हैं ई जेड को। अब इसी का हम देखिए, जो मैंने आपको दूसरा एक्सेप्शन बताया था, एक एक्सेप्शन तो आपको समझ आ गया कि
सिंगल बॉन्ड वाले भी क्या है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो क्या शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मेनली क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ एमाइड्स एंड थायोएमाइड्स ही होते हैं जो शो करते हैं, बहुत रेयर होती है इस तरह की, लेकिन फिर भी क्या है, नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो मेनली एमाइड्स एंड थायोएमाइड्स इस तरह की क्या है, शो करते हैं सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखिए जो दूसरा एक्सेप्शन है आपका, दूसरा अपोजिट एक्सेप्शन क्या होगा, अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे आपको डबल बॉन्ड दिख गया, क्या हो गया, वहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। लेकिन कुछ ऐसे भी ओलिफिन्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड एक तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और रोटेशन हो जाता है। तो वो क्या होता है, आपके रोटेशन रिस्ट्रिक्ट ना रहने के कारण एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाते। तो जो इस तरह के आपके ओलिफिन्स जिनमें डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पुश पुल ओलिफिन्स। पुश पुल ओलिफिन्स, या इनका अनदर नेम होता है कैप्टोडेटिव, कैप्टोडेटिव ओलिफिन्स। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कैप्टोडेटिव या पुश पुल ओलिफिन्स। देखिए पुश एंड पुल, पुश का मतलब होता है धक्का दे रहे हैं आप, पुल का मीन्स खींच रहे। फ्रेंड्स आपने आई होप छोटी क्लासेस में इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो नेचर होता है ग्रुप का, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो होते हैं प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं माइनस आई। यहाँ पर एक तरह से क्या है, वही मैकेनिज्म चलती है। ओलिफिनी कार्बन से देखिए 4 वैलेंसीज है, अगर ओलिफिनी कार्बन में एक कार्बन की दोनों वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की हो और उसके एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर की हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर की हो। वापस से सुनिए, अगर ओलिफिनी कार्बन में एक कार्बन की दोनों वैलेंसीज की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है एंड एक कार्बन की दोनों वैलेंसीज की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर है, तब उस तरह की ओलिफिन को हम क्या बोलते हैं, कैप्टोडेटिव ओलिफिन। उनमें क्या होता है, पुश पुल इफेक्ट आने की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं उसमें सिंगल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए हम एक ओलिफिन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से जो दोनों CN ग्रुप है ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं आपके SMe एंड NMe2 ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे देखिए क्या होती है मैकेनिज्म फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की बॉन्ड में डोनेट कर देगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई। इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे आपके इस कार्बन के, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग चलती है। तो इस शिफ्टिंग होने की वजह से देखिए जो न्यू स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, न्यू स्ट्रक्चर में क्या होगा आपके, अब बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस यहाँ पर शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, तब क्या होगा, आपके जो कैरेक्टर है वो क्या हो गए, सिंगल रह गए। अब यहाँ पर इस कार्बन एंड ये जो CN के कार्बन है इसके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड यहाँ पर क्या था, ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड था, ये क्या बन गया अब C डबल बॉन्ड N। एंड इस पर क्या आ गया आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह देखिए SMe ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इस कार्बन और सल्फर के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एंड ये Me, एंड इस सल्फर पर क्या आ जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज।
ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर सॉरी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे, ठीक है। एंड ये बाकी ग्रुप्स आपके इस तरह से। तो यहाँ से फिर से समझिए, पुश पुल ओलिफिन्स या कैप्टोडेटिव ओलिफिन्स आर द एक्सेप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ओलिफिन होने के बाद भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कैप्टोडेटिव इफेक्ट। या इसमें आप देखिए एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हो, ये मस्ट कंडीशन है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओलिफिन कार्बन में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले क्या करेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में डोनेट करेंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। तो इससे डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड की इधर शिफ्ट हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ, तो जो आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। एंड सिंगल बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट हो गए रोटेशन फ्री हो गया, रोटेशन फ्री हो, जहाँ पर भी रोटेशन फ्री हो गया वहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एब्सेंट हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों एक्सेप्शन समझ आ गए होंगे। मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है नेचर में जहाँ पर रूल्स वायलेट हो रहे हैं, मीन्स सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। कैप्टोडेटिव इफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स इन एसाइक्लिक कंपाउंड को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब साइक्लिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में आके देते रहिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।